शुक्रवार को चित्रकूट जेल में हुई गैंगवार में 3 बड़े माफिया ढेर हो गए। जेल में हुए गैंगवार में पूर्वांचल का बड़ा गैंगस्टर मेराज भी मारा गया, जिसकी दहशत पूरे पूर्वांचल में थी, जो मुन्ना बजरंगी का राजदार था, तो मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा वफादार। देखिए मुखबिर से माफिया बनने की मेराज की कहानी। पैसा जो है सब भिजवा दो। 10,000 रुपये कल जो है डीलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ से, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना। 14 मई की सुबह चित्रकूट जेल का गलियारा गोलियों की आवाज से गूंज उठा तो जेल में अफरा तफरी का माहौल था। यूपी का छटा हुआ बदमाश अंशु दीक्षित जेल में इटालियन पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था और जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद 2 कैदियों को मौत की नींद सुला दिया था। मुकीम काला पर अंशु ने दागी 2 गोली। मेराज का सीना भी अंशु ने किया छलनी। मुकीम काला और मेराज की जेल में हत्या। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अंशु दीक्षित पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था और लगातार धमकी दे रहा था। बताया जाता है कि अंशु ने कई कैदियों को बंधक बना लिया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंशु दीक्षित का जेल में ही एनकाउंटर कर दिया। जेल में हुए इस हत्याकांड के बाद अफरा तफरी मच गई, जहां एक तरफ पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर मुकीम काला मार दिया गया, तो वहीं पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी और खुद गैंगस्टर मेराज भी ढेर हो चुका था, जिससे पूर्वांचल में हड़कंप मच गया। कभी जिसके पास मात्र एक स्कूटर हुआ करती थी, कभी जिसकी पहचान पुलिस और खाकी के कारखास के तौर पर जानी जाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुख्तार अंसारी के गैंग का सबसे बड़ा सेटर कहलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेराज की। मेराज सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल सहित जितने भी अपराध के तंत्र हैं, सबका सबसे बड़ा सेटर माना जाता था। स्कूटर पर चलने वाला बन गया गैंगस्टर। मुखबिर मेराज की गैंगस्टर बनने की कहानी। वाराणसी में अपराध के दम पर पाप का साम्राज्य खड़ा करने वाले मेराज के बारे में कहा जाता है कि वो एक खटारा स्कूटर से चला करता था। उसके परिवार के सदस्य पुलिस में थे, बड़े भाई रेलवे में, तो 2 भाई पुलिस विभाग में दरोगा और सिपाही थे, और यहीं से उसके मुखबिर बनने की शुरुआत हुई। देखते ही देखते मेराज पुलिस तंत्र का हिस्सा बन चुका था और फिर उसके ताल्लुकात इस दौरान मुन्ना बजरंगी से हो गए थे। गाजीपुर के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले मेराज के घर में भी पुलिस के लोग थे। शायद यही वजह बनी कि मेराज मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी माना जाता था। और सिर्फ मुन्ना बजरंगी ही नहीं, बल्कि मुन्ना बजरंगी के चलते मुख्तार अंसारी से भी मेराज की नज़दीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये नज़दीकियां संबंधों में तब्दील हुई। और उसके बाद मेराज यहाँ की अगर बात करें तो पूर्वांचल की जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा सेटर बन गया। पुलिस वालों के लिए मुखबिरी करने लगा मेराज। मुन्ना बजरंगी का राइट हैंड बना मेराज। दरोगा और सिपाही भाइयों की बदौलत मेराज पुलिस तंत्र का हिस्सा बन चुका था। इस दौरान उसके ताल्लुकात मुन्ना बजरंगी से हुए, तो वहीं मुन्ना बजरंगी का एसटीएफ ने एनकाउंटर करने की कोशिश की, जिसके बाद मुन्ना बजरंगी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मुन्ना बजरंगी की देखरेख का जिम्मा इसी मेराज ने उठाया था, जिससे वो मुन्ना बजरंगी का सबसे खास गुर्गा बन चुका था और यहीं से वो मुख्तार के करीब आता चला गया। शुरुआत इसकी न किसी गैंगस्टर न किसी उसके बल्कि पुलिस के एक मुखबिर या कारखास के रूप में हुई, और वो ये इसकी काबिलियत मानिए या खूबी मानिए या इसका व्यक्तित्व का पहलू मानिए कि जिन लोगों से वो जुड़ा वो जुड़ता गया, और वो सिपाही से दरोगा, दरोगा से फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से सीओ तक में उसका दखलंदाजी काफ़ी बढ़ गई।
इसके बाद उसका नाम चर्चा में तब आया था जब मुन्ना बजरंगी का यूपी एसटीएफ के साथ इनकाउंटर हुआ था। कई गोलियां लगने के बाद दिल्ली के एम्स में मुन्ना बजरंगी को भर्ती कराया गया था। तो बजरंगी के परिवार के सदस्य के रूप में कोई भले न रहा हो, लेकिन मेराज खान वहां लगातार मौजूदगी पे रहता था। बजरंगी से जुड़ने के बाद इसका जुड़ाव बट नेचुरल है कि मुख्तार से खुल करके सामने दिखने लगा और मुख्तार के भी करीबी के रूप में इसकी पहचान हुई, लेकिन ज्यादातर ये मुन्ना बजरंगी के ही आदमी के रूप में जुड़ा रहा। पूर्वांचल में मेराज का हो गया वर्चस्व। मुन्ना बजरंगी का बना सबसे बड़ा करीबी। बजरंगी के रेलवे टेंडर की जिम्मेदारी मेराज पर। बताया जाता है कि मेराज मुन्ना बजरंगी के इतना करीब आ चुका था कि पूर्वांचल में मिलने वाले रेलवे के टेंडर पर मुन्ना बजरंगी कब्जा करता था और फिर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मेराज को दे दी जाती थी, जिसे मेराज अपने भांजों के जरिए देखता था। बताया जाता है कि मेराज संबंध बनाने में बेहद माहिर था और इसी ने उसे मुन्ना बजरंगी के बेहद करीब ला दिया था। मछली मंडी से इसका कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं था। मुन्ना बजरंगी के जो लोग काम देखते थे वो इससे जुड़े हुए थे। मेराज का रियल एस्टेट के जो मुन्ना बजरंगी के काम थे वो, और उसके अलावा रेलवे टेंडर, रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन के पीछे का जो टेंडर होता है मुन्ना बजरंगी के नाम पे 1 दशक के आसपास चला है और वो टेंडर मेराज के भांजे ही देखते थे। मेराज पर लग चुका था पोटा। उस दौर में मेराज मुन्ना बजरंगी का राजदार हो गया था जब पुलिस मुन्ना बजरंगी की तलाश कर रही थी और मुंबई से मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले पुलिस की नजर में मुन्ना बजरंगी का सबसे बड़ा राजदार मेराज चढ़ गया था, जिस पर पोटा लगाई गई। और जब ये हत्थे चढ़ा तो मुन्ना बजरंगी के सारे राज पुलिस के सामने मेराज ने ही खोले थे। मुझे नहीं लगता कि मुख्तार के बिजनेस में परोक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसकी कोई भूमिका रही होगी। परोक्ष रूप से थोड़ी बहुत भूमिका हो सकती है। सेटर और वो मुन्ना बजरंगी के बड़े मैनेजर के रूप में हम इसको भले मान सकते हैं। मुन्ना बजरंगी के विभिन्न, मतलब कि मुन्ना बजरंगी को जब बॉम्बे में गिरफ्तार किया था यूपी एसटीएफ ने और पकड़ के लाया गया था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बनारस और पूर्वांचल के 150, एक पूर्व एमएलसी समेत 150 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दी थी, बुलाया था। तो वो मुन्ना बजरंगी से पूछताछ के आधार पर नहीं, मुन्ना बजरंगी के बाद पोटा लगा था मेराज के ऊपर। मेराज को पोटा के तहत अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ले गई थी। 3 से 4 साल तिहाड़ जेल में रहा ये मुन्ना बजरंगी के साथ। और कहा यह जाता है कि वो सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस को मेराज से ही मिली थी, जिसमें कि वो 150 आदमी पूछताछ के लिए बुलाए गए थे। इस दौरान मुन्ना बजरंगी के ठेके पट्टों के नाम पर मेराज लगातार आगे बढ़ता चला गया और उसका वर्चस्व इतना बढ़ चुका था कि उसकी इलाके में फैली दहशत पूर्वांचल में देखने को मिल रही थी। इस दौरान पूर्वांचल के माफिया के बीच कड़ी बनने का काम लगातार मेराज करता रहा था, लेकिन मेराज को उस वक्त झटका लगा था जब मुन्ना बजरंगी की साल 2018 में जेल में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरी तरह से मेराज मुख्तार अंसारी के साथ आ गया था और उसका खास गुर्गा बन चुका था। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। साल 2018 में जब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई तो मेराज पूरी तरह से मुख्तार अंसारी के करीब आ गया था। देखते ही देखते मेराज माफिया से माननीय बनने का सपना देखने लगा, सियासत की राह पकड़कर कारनामों को अंजाम देने लगा, जिसने मेराज को मुख्तार का सबसे बड़ा वफादार बना दिया था। चित्रकूट जेल में हुए गैंग वॉर में मारे गए मेराज की दहशत पूर्वांचल में थी। मुन्ना बजरंगी से लेकर मुख्तार अंसारी के गुर्गे के तौर पर मेराज ने वर्चस्व कमा लिया था और फिर गाजीपुर की तंग गलियों से निकलकर मेराज वाराणसी के इसी पौष इलाके तक पहुंच गया था, जहां लगातार वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तो वहीं मेराज से परेशान होकर पलायन का दौर भी शुरू हो चुका था। दरअसल बढ़ते दबदबे के बीच मेराज ने सियासी गलियारा पकड़ लिया था और बीएसपी नेता के तौर पर पहचान बनाने लगा। इस दौरान उसको लोग मेराज नेता के तौर पर जानते थे। तो वहीं वाराणसी में जिस मोहल्ले में उसने घर लिया था, बताया जाता है कि मेराज के आतंक से लोग परेशान हो चुके थे और पलायन करने लगे थे। पैसा, खाकी और व्यवहार के दम पर अपनी
बादशाहत कायम करने वाले मिराज को लोग मिराज के नाम से नहीं बल्कि मिराज नेता के तौर पर जाने जाते थे। लोग जानते थे कि मिराज नेता के यहाँ गया काम कभी भी खाली नहीं होता है और इसी पहचान ने मिराज को लोगों का नज़दीकी बनाया। आपको बता दें कि आलम यह था कि मिराज के कॉलोनी के रहने वाले दूसरे वर्ग के लोगों ने वहाँ से उस वक्त पलायन करना शुरू कर दिया जब मिराज अपने पीक पर था, बल्कि यूँ कहें कि संबंधों को निर्वाह करते हुए वो जराइम की दुनिया में लगातार अपनी पैठ बना रहा था। दरअसल मिराज इलाके में बसपा नेता के तौर पर पहचाना जाता था, तो वहीं मुन्ना बजरंगी से उसके खास संबंध थे। मछली व्यवसाय से लेकर अपराध जगत में उसका नाम होने लगा था और इस दौरान माफिया के बीच सांठगांठ से लेकर जमीनों के कब्जे तक में वो सक्रिय रहता था। इस दौरान मुन्ना बजरंगी के जरिए मिराज मुख्तार के करीब आता जा रहा था। वहीं मिराज ने मुख्तार की कौमी एकता दल से चुनाव भी लड़ा था। राजनीति से जुड़ाव था। मिराज ने बसपा को ज्वाइन किया था और जिस समय बसपा की सरकार आई, बसपा के एक अच्छे नेता के रूप में इसकी मतलब कि दखलंदाजी रहती थी विभिन्न कार्यों में, सरकारी टेंडर से लेकर के दूसरी चीज़ों में। एक तो मुन्ना बजरंगी, दूसरे बसपा नेता के रूप में, बसपा नेता के ही रूप में इसकी ज़्यादा पहचान रही। चुनाव इसने भले मुख्तार की वजह से या वो कौमी एकता दल से भी जुड़ा रहा, लेकिन कुछ ही समय तक वो जुड़ा रहा, बसपा से ही जुड़ाव ज्यादा रहा। मिराज के घर पर चला था बुलडोजर। हाल ही में जब ऑपरेशन बुलडोजर की शुरुआत हुई थी तो मिराज की इसी पाप की इमारत पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था और अवैध तौर पर कमाई गई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई से खुद मिराज हिल गया था, तो वही मुख्तार अंसारी की हालत भी खराब हो गई। ये वो मकान है जिस पर कुछ ही दिनों पहले प्रशासन का बुलडोजर चला था। इस मकान को प्रशासन ने ध्वस्त किया था। इस हिस्से को आप देखिए, ये जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, इसको ध्वस्त किया जाए। इस कॉलोनी के बारे में कहते हैं मिराज के वर्चस्व की कॉलोनी कहा जाता है। अशोक विहार फेज 1 को कहा यह जाता है कि एक वक्त यहाँ विशेष समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन जब मिराज यहाँ रहने लगा और जब मिराज इस कॉलोनी में अपना वर्चस्व कायम करने लगा तो धीरे धीरे विशेष समुदाय के लोगों ने इस कॉलोनी से पलायन भी करना शुरू कर दिया था। चित्रकूट जेल के अंदर पूर्वांचल में जरायम के एक अध्याय का अंत हो गया, जिस पूर्वांचल में मिराज का जलवा था, जहां मिराज अपराध की दास्तान लिखता था, जहां वो इतना आगे बढ़ चुका था, जहां कानून भी उसे बौना लगता था। उसी पूर्वांचल में मिराज की हत्या के बाद से खामोशी पसरी हुई है और इसी के साथ एक गैंगस्टर का अंत हो गया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।